नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के अभी तक हम लोग 18 लेक्चर कवर कर चुके हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ज़्यादा विश्लेषणात्मक अंदाज में हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हमारी संसद होती है ना, संसद के जो दो हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कौन शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि पूरा अगर हम संसद को पढ़ें तो लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम लोग पावर की बात करें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है बहुत सारे मामलों में। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा बिल्कुल बेकार है, उसका भी अपना रोल है। तो ये हम जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे, एक सॉलिड कंक्लूजन तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है राज्यसभा और लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ना, प्रीलिम के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। मेंस में क्वेश्चन बहुत बार आया कि जब राज्यसभा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर इसे हटा देना चाहिए, ठीक है, या बनाए रखना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, कैसा भी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछेगा, चाहे वो प्रीलिम में हो या मेंस में हो, आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत अब नहीं होगा अगर आपने बहुत ही धैर्य के साथ इसको पढ़ लिया। और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। हमारा लेक्चर 1 घंटे का होता है, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे हमारे एप्लीकेशन पर हो और चाहे हमारा ऑफलाइन लेक्चर हो, सभी बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप लेक्चर को पूरा देखें और हर एक लेक्चर को देखें, तभी आप इससे फ़ायदा ले पाएंगे। और नोट्स ज़रूर बनाएं, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स प्रिपेयर साथ में ज़रूर करें। पहले एक बार लेक्चर को पूरा देख लें, दोबारा फिर उसको जब देखें तो उसको लेक्चर को पॉज करके आप नोट्स ज़रूर बनाएं। और नोट्स बेहद शॉर्ट होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए और ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में नोट्स आप बनाइए। वही नोट्स आपका प्रीलिम में काम आएगा, वही नोट्स आपका मेंस में काम आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रीलिम और मेंस के अलग अलग नहीं होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होता है। बस प्रीलिम में ऑब्जेक्टिव रहता है और मेंस में डिस्क्रिप्टिव रहता है, बस अंतर इतना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हम इसके 3 तरीके से इसका हम तुलना कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें दोनों की पावर की ही तुलना करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम लोग शक्तियों के आधार पर देखें तो हम यहाँ पर इसे 3 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से देखेंगे। जैसे कुछ मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर इक्वल होगी, दोनों की पावर बराबर होगी, यानी लोकसभा राज्यसभा की पावर बराबर होगी, मतलब राज्यसभा बराबर लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियाँ बराबर होंगी। कुछ मामलों में लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा होंगी, लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा से ज़्यादा होंगी, यानी लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा। ग्रेटर देन का मतलब यहाँ है शक्तियों के संदर्भ में। और कहीं पर आपको ऐसे भी दिखेगा राज्यसभा थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल आपको दिख जाएगी लोकसभा से। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जब हम लोग तुलना करेंगे तो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल हमें क्या दिखेगी, लोकसभा। ठीक है, तो इन
तीनों तरीके से जो शक्तियों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, तो अब इन तीनों को हम बहुत ही डिटेल में विश्लेषणात्मक अंदाज में इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम विश्लेषणात्मक अंदाज में पढ़ें उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में, जितना हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको करना है, तो हमारा रवीन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, और वहाँ पर आपको हर कोर्स उपलब्ध होगा, प्री का भी होगा, मेंस का भी होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन क्लास से संबंधित यदि कोई आपको जानकारी लेनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके जैसे भी चाहें वैसे आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगी। दूसरी सूचना, रवीन एकेडमी यूपीएससी के बैनर तले मिशन आईएएस की शुरुआत की गई। स्क्रीन पर आप देखिए मिशन आईएएस। ये मिशन आईएएस जो है ये एक ऐसी पहल है जो रिमोट एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स जो कहीं पर कोचिंग नहीं जा सकते, वो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं हमारे मिशन आईएएस से जुड़कर। यहाँ पर कोई विशेष फीस चार्ज नहीं होता है, बहुत नॉमिनल होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी उपलब्ध कराते हैं, तो स्टूडेंट बिना अपने घर से कहीं बाहर जाए पूरी तैयारी कर सकता है। तो जिसको मिशन आईएएस से जुड़ना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसमें आप एक मैसेज कर दीजिए। मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, नंबर और मिशन आईएएस लिखकर भेज देना है। हमारी टीम मिशन आईएएस से आपको जोड़ लेगी। चलिए, ये तो थी आपके लिए मेरी तरफ से कुछ खुशखबरी, कुछ सूचनाएं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन शक्तियों की जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि लोकसभा बराबर राज्यसभा। ठीक है, तो बहुत जगहों पर हमें संसद के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर दिखेंगी, बहुत जगहों पर। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर हमें लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां बराबर नजर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साधारण विधेयक के मामले में। पहला केस, ठीक है, पहला केस हम लोग यहाँ पर देखेंगे साधारण विधेयक, सिंपल बिल। साधारण विधेयक के मामले में, और अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है पार्लियामेंट के जितने भी लेक्चर अभी तक हम लोगों ने 18 लेक्चर यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, वो अगर 18 लेक्चर आपने देखे हैं तो ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जैसे साधारण विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो इस मामले पर लोकसभा और राज्यसभा की पावर दोनों की बराबर होती है। तो हम जैसा कि पढ़ाते हैं आपको, जो मेरा अंदाज है, तो संसद, इसका तुरंत आप स्ट्रक्चर खींचिए। ठीक है, और मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करें तो ये स्ट्रक्चर आप मेंस में भी बनाइए ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी औरों से अलग दिखे और ताकि आपको औरों से ज़्यादा नंबर मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा, यहाँ पर लोकसभा और यहाँ पर प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारी जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी संसद का। तो साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर पावर रखती है। तो साधारण विधेयक अगर आपका मन है तो राज्यसभा में लाएं। ठीक है, और अगर आपका मन है लोकसभा में ले जाने का तो आप इसे लोकसभा में भी ले जा सकते हैं। यानी साधारण विधेयक लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। ये दोनों पावर यहाँ पर बराबर हो गई। ठीक है, और अगर इसको राज्यसभा पास करती है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या है ये हम आपको बता चुके हैं बहुत बार, फिर भी एक बार हम मेजॉरिटी पर एक सेशन जरूर लेंगे कि मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कहाँ कौन सी मेजॉरिटी काम आती है, तो ये हमने आपको बीच बीच में बताया भी है, फिर भी हम सिस्टमेटिक इसका लेक्चर लेंगे। ठीक, तो सिंपल मेजॉरिटी से अगर राज्यसभा पास कर दे तो लोकसभा पास ना करे, ठीक है, तो विधेयक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास ना करे तो भी विधेयक खत्म हो जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब है दोनों के पास यहाँ पर बराबर हैसियत है, बराबर पावर है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट चाहें तो अगर एक सदन ने पास किया, दूसरा सदन उसे पास नहीं करता है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसका ज्वाइंट सिटिंग बुलाकर उस विधेयक को बचा सकते हैं। ठीक है, तो साधारण विधेयक के मामले में दोनों को बराबर पावर होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो दूसरा मामला हम लोग देखते हैं, दूसरा कौन सा कंडीशन है, मतलब कौन सी सिचुएशन है जहां पर लोकसभा राज्यसभा को बराबर पावर है। तो दूसरा है संवैधानिक संशोधन के मामले में, है ना। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसके मामले में भी दोनों के पास बराबर पावर होती है। तो यहाँ पर दूसरा केस हम लेते हैं, है ना, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। ठीक है, के मामले में तो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी दोनों के पास बराबर हैसियत होती है। तो फिर से हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर से पढ़िए, एक साइकोलॉजी होती है, दिमाग में फीड होगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा पढ़ाई आप स्ट्रक्चर बना के करिए। ठीक है, तो फिर से वही स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको 3 अंग इसके बता दे रहे हैं। ठीक है, एक हुआ राज्यसभा, एक हुआ लोकसभा और तीसरे अंग के रूप में प्रेसिडेंट। ठीक है, हालांकि हम लोग तुलना कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की, तो इसलिए यहाँ पर जो संविधान संशोधन विधेयक होता है आप चाहें तो राज्यसभा में लाएं और चाहें तो आप इसको कहाँ ले जाएं, लोकसभा में। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको हम पहले लोकसभा में लाएंगे कि राज्यसभा में लाएंगे। ठीक है, और दोनों ही यहाँ पर सदन इसे विशेष बहुमत से पास करेंगे। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास होना ज़रूरी है। तो दोनों सदन इसको किस मेजॉरिटी से पास करेंगे भाई, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो राज्यसभा भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी और लोकसभा भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक ने पास किया और दूसरे ने पास नहीं किया तो विधेयक वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। हाँ बच्चों ध्यान दो, अगर संविधान संशोधन विधेयक एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने पास नहीं किया, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो दोनों के पास बराबर पावर आपको दिख रही होगी संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ऐसे ही नोट्स आपको बनाने हैं जैसे हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा केस यहाँ पर लेते हैं जहाँ आपको लोकसभा और राज्यसभा की बराबर पावर नज़र आएंगी। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर आपको सिचुएशन दे रहे हैं वो ये है, तो क्या है, वित्त विधेयक नंबर 2। ठीक है, वित्त विधेयक नंबर 2। ठीक है, तो जो वित्त विधेयक 2 होता है, ठीक है, के मामले में अब उन बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल जिस लेक्चर में हमने पढ़ाया था वो लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसके पहले आपको जाना है प्लेलिस्ट में, या आई बटन में लिंक दिया रहता है, आई बटन कॉर्नर पर आपको दिखेगी ऊपर स्क्रीन पर। ठीक है, उसको क्लिक करके और आप पूरा का पूरा जितने भी लेक्चर अभी तक हमने पढ़ाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले कृपया फाइनेंस बिल वाला जो लेक्चर है वो आप देख लें, तो फिर आप ये बड़े आसानी से आप इसे समझ लोगे। ठीक है, तो वित्त विधेयक जो 2 होता है ये एज ए सिंपल बिल, जैसा साधारण विधेयक होता है वैसा ही होता है।
ठीक है। तो वित्त विधेयक जो सेकंड होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, संसद के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है जी, ध्यान रखिएगा, है ना, राज्यसभा लोकसभा कहीं भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ भी ला सकते हैं और इसको आप यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल बिल जैसा होता है, ठीक, तो कहीं भी ला सकते हैं। लेकिन वित्त विधेयक जो फर्स्ट होता है उसको हम लोकसभा में ही ला सकते हैं पहले, ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाएंगे, क्लियर। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे, वो दूसरी पावर में आ जाएगा। अगला जो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, आप खोजिए, आप देखिए कि और कहाँ कहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की बराबर पावर होगी, यानी दोनों का बराबर वैल्यू होगा, अर्थात दोनों का बराबर इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, अगला केस आप देखो, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, चौथा केस राष्ट्रपति पर महाभियोग के मामले में, महाभियोग के मामले में, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों को बराबर पावर होती है। तो इसमें आर्टिकल 61 महाभियोग, किसमें, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर शुरू की जाएगी, बताओ भाई, कहाँ पर शुरू की जाएगी, कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा में भी शुरू कर सकते हैं, राज्यसभा में भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब हमने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पर आपको सिर्फ रिमाइंड कराएंगे, ठीक है। आप रिकॉल करिए, जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो महाभियोग बताया था, तो महाभियोग हटाने का जो प्रस्ताव है हम संसद के किसी भी हाउस में ला सकते हैं, ठीक है, जी हाँ, किसी भी हाउस में ला सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, ठीक है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और महाभियोग का प्रस्ताव हम राज्यसभा में भी ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा को बराबर पावर है राष्ट्रपति को रिमूव करने में, ओके, ठीक है। एक मिनट, जरा मैं थोड़ा सा पानी ले लूं। क्लियर, देखो बच्चों बहुत ध्यान से, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, जितना भी हम पीछे पढ़ के आए हैं उसको हम फिर से यहाँ पर रिवाइज करके एक जगह हम इसको क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं इन चीज़ों को, यही हमारा मेंस में काम आ जाएगा। तो आप ये सोचिएगा मेंस और प्रीलिम कुछ अलग नहीं होता है, प्रीलिम में जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो सारे के सारे मेंस में काम आते हैं, ठीक है। तो कभी भी तैयारी को आप प्री और मेंस ऐसे करके उसको बाइफरकेट मत कीजिएगा, वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो समग्रता के साथ आपको अध्ययन करना है, ठीक। तो अब आप देखो महाभियोग लाने के मामले में दोनों समान है, लोकसभा राज्यसभा। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको जाननी है कि जिस भी हाउस में महाभियोग प्रस्ताव इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा तो उसको शुरू करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, मतलब लाने से पहले उस हाउस के 25% मेंबर की सहमति होनी चाहिए। 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 मेंबर्स की सहमति होगी तभी महाभियोग प्रस्ताव आएगा। अगर लोकसभा में लाना है तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 543 प्रेजेंट टाइम में, तो 543 का 25% निकाल लीजिए, उतने लोगों का समर्थन हो तो लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आएगा, ठीक है। और 14 दिन की पूर्व सूचना के लाया जाएगा, ये अंडरस्टूड होता है, ये नेचुरल जस्टिस को बताता है, ठीक है। सिमिलरली अगर राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा के जितने मेंबर हैं उसका 25% उसके समर्थन में हो तब महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत होगी। इसके बाद जब महाभियोग प्रस्ताव आ जाएगा तो दोनों सदनों से अलग अलग, ध्यान रखिएगा, अलग अलग सेपरेट, ठीक है, विशेष बहुमत से पारित हो। अगर लोकसभा ने विशेष बहुमत से पारित किया, विशेष बहुमत से पारित कर दिया,
तो राज्यसभा भी विशेष बहुमत से पारित करे, ठीक है, तो राज्यसभा भी इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करे, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। अगर दोनों ने पास कर दिया तो महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया को कंप्लीट माना जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो हर मामले में राज्यसभा लोकसभा यहाँ पर बराबर दिख रही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाने के मामले में लोकसभा राज्यसभा बराबर शक्ति रखती है। एक कोई सदन राष्ट्रपति महोदय को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये केस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के मामले में भी तो दोनों का रोल होता है। तो पांचवा कंडीशन हम यहाँ पर ले सकते हैं, पांचवी फिफ्थ कंडीशन यहाँ पर ले सकते हैं भाई, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचन इलेक्शन, ठीक है। तो आप याद करो राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरेट कॉलेज होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, यानी निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये अपने आप में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर, है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये दोनों ही इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितनी भूमिका लोकसभा की है उतनी ही भूमिका राज्यसभा की है, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अब हम लोग अगली कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी कि नोट्स हमारा कैसा होना चाहिए, ग्राफिकल जो तरीका है ना, बुलेट पॉइंट, ग्राफ और चार्ट, ये नोट्स ऐसा ही आपको बनाना है और इसी से प्रीलिम भी तैयार होगा, इसी से मेंस भी तैयार होगा, क्योंकि ये नोट्स आपके दिमाग पे प्रिंट होगा, चाहे प्रीलिम हो चाहे मेंस हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम में कुछ और आप पढ़ोगे, मेंस में कुछ और पढ़ोगे, ये सब फर्जी की बातें हैं, है ना। बहुत लोग गुमराह करते रहते हैं, प्री अलग मेंस अलग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं अगली कंडीशन की, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, एवं हटाने की प्रक्रिया। यहाँ पर देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेते हैं, इस छठवां केस है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, स्पेशली अगर हम निर्वाचन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। रिमूवल में भी लगभग हम बराबर कह सकते हैं। तो पहले निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राज्यसभा लोकसभा बराबर दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सभी सदस्य, ठीक है, सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है, यानी लोकसभा वाले भी और राज्यसभा वाले भी। यहाँ पर निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, सभी होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है। हालांकि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो आज की डेट में केवल राज्यसभा में होते हैं 12, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का प्रोविज़न था वो अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो नॉमिनेशन आज की डेट में केवल कहाँ होता है, राज्यसभा में। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति के रिमूवल की बात करें, कंडीशन नंबर 7, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के मामले में, है ना, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर आप उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के मामले में, ठीक है। बस थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर राज्यसभा को मिलता है, बाकी राज्यसभा लोकसभा यहाँ पर बराबर हैसियत रखती है। बस इतना ज़रूर है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है।
राज्यसभा यदि उसको पारित करती है तो लोकसभा की सहमति भी ज़रूरी होती है। तो राज्यसभा अकेले वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती है, इसमें लोकसभा का कंसिडरेशन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को दोनों सदन ही हटाएंगे। हाँ, हटाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी राज्यसभा से, वहाँ पर राज्यसभा को थोड़ा सा वेटेज मिलता है। ठीक है, लेकिन हटा नहीं पाएगी अकेले। तो ये हो गया, यहाँ पर बराबर पावर आपको दिख रही होगी। अब और जल्दी आगे से बढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति के मामले में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो भी हो, 8वां 9वां जो भी हो, नंबर आप डाल लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की स्वीकृति के मामले में, की स्वीकृति के मामले में। ठीक है, तो आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अध्यादेश जारी जब कर दिया जाता है उसके बाद जो संसद की आगामी बैठक होती है, ठीक है, आगामी जो सत्र होता है उसकी जो पहली बैठक होती है, उस बैठक की तिथि से आगे 6 सप्ताह तक ऑर्डिनेंस जारी रहता है। ठीक है, और अगर 6 सप्ताह के आगे भी उसको जारी रखना है, बहुत ध्यान से समझना, तो संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर दोनों सदन उस अध्यादेश को स्वीकृति दे देते हैं तो वो ऑर्डिनेंस एक लॉ में परिवर्तित हो जाता है, एक एक्ट बन जाता है। तो स्वीकृति जो अध्यादेश की है वो एक हाउस से अकेले नहीं ली जाती है, स्वीकृति के मामले में दोनों हाउस बराबर पावर रखते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से, दोनों जगह से स्वीकृति ज़रूरी होती है। ठीक है, तभी वो अध्यादेश क्या बनेगा। अगर स्वीकृति मिल गई तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा अध्यादेश क्या बन जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा। तो अध्यादेश कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, क्लियर बात, ओके, गुड। अब यहाँ पर अगला जो केस आपको बताने जा रहे हैं वो है इमरजेंसी, है ना। तो 9वां जो केस यहाँ पर आपको दिखेगा, तीनों प्रकार के आपातकाल, तीनों प्रकार के आपातकाल की स्वीकृति के मामले में, स्वीकृति के मामले में। ठीक है, तो जो तीनों प्रकार के आपातकाल होते हैं इमरजेंसी, ठीक है, मीन्स राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इनकी स्वीकृति के मामले में भी लोकसभा राज्यसभा की बराबर पावर होती है। ठीक है, तो है ना, चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों को बराबर पावर यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था 122 का फॉर्मूला। ठीक है, ये एक सूत्र है और इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, ठीक है, तो उसकी स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर लेनी पड़ेगी। ठीक है, और आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर, और अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसकी स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से ध्यान रखिएगा 2 महीने के भीतर लेनी होगी। और अगर कहीं पर वित्तीय आपातकाल लगा दिया गया, मतलब देश में वित्तीय आपातकाल लग गया, तो उसकी स्वीकृति भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर
लेनी पड़ती है और स्वीकृति दोनों देंगे, लोकसभा और राज्यसभा। एक की स्वीकृति देने से बात नहीं बनेगी। अगर एक ने स्वीकृति दे दिया, दूसरे ने नहीं दिया, उसमें लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इमरजेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। और आप एग्ज़ाम में इसे भी लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर पावर आपको दिखेंगी। अब अगर हम लोग बात करें पीएम और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है, उसके चयन में भी लोकसभा और राज्यसभा का बराबर पावर होता है। तो 10वां केस पीएम और मंत्री परिषद या अन्य मंत्री, है ना, मंत्री परिषद के चयन में ना दोनों की बराबर भूमिका होती है। आपको मैंने बहुत बार बताया है। जैसे ये रही संसद, मीन्स ये लेजिस्लेचर, विधायिका। संसद को हम क्या बोलेंगे भाई? विधायिका बोलेंगे, है ना। इसका प्राथमिक कार्य है कानून बनाना, ठीक है। और विधायिका के दोनों हाउस, है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। आपको बहुत बार बताया गया, यहाँ से चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्या बन सकते हैं? वो पीएम बन सकते हैं, ठीक है, और वो मंत्री भी बन सकते हैं, ठीक है। तो चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे अन्य मंत्री हो, ठीक है, इनका जो नियुक्ति है, जो चयन है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, वो लोकसभा से भी हो सकता है। इसका मतलब इस मामले में दोनों की पावर इक्वल है, सेम है। बताओ समझ में आया? तो अभी तक हमने वो सारे केसेस यहाँ पर पढ़े जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बराबर पावर आपको दिखेगी, ठीक है। ओके, क्लियर? चल, अब हम लोग बात करेंगे जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की पावर इक्वल नहीं होगी। तो दो केस होंगे, या तो लोकसभा के पास ज़्यादा होगी या तो राज्यसभा के पास ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई, किसकी बात करने जा रहे हैं? उस केस की जहाँ पर लोकसभा डज नॉट इक्वल टू राज्यसभा, है ना। वो सिचुएशन जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की पावर बराबर नहीं दिखेंगी, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में दो स्थितियाँ बनेंगी, क्यों भैया? क्यों बच्चों? दो स्थितियाँ बनेंगी ना, या तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होगी और या तो कहीं पर राज्यसभा भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। तो दो कंडीशन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन ये आपने बी इसको बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया, ठीक है। और एक कंडीशन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक दो चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं भाई, ठीक है। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो बराबर शक्तियाँ हैं उसमें एक दो पॉइंट और मेरे दिमाग में आए हैं, उसको ज़रा आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक है। यानी एक दो यहाँ पर लोकसभा बराबर राज्यसभा में एक दो पॉइंट और मेरे दिमाग में आए हैं, उनको भी ज़रा जान लो, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो जैसे बहुत सारी जो संवैधानिक इकाइयाँ होती हैं, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, लाइक जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, वित्त आयोग हो गया, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, यूपीएससी जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैग हो गया। इनकी रिपोर्ट पर विचार लोकसभा राज्यसभा दोनों करती है, ठीक है। एक तो वो पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एक और है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और जो यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके न्याय क्षेत्रों में विस्तार, इनके जो क्षेत्राधिकार हैं उसमें विस्तार संसद करेगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं थोड़ा सा
भूल गया था बताने में, कोई नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे जहाँ पर लोकसभा के पास शक्तियाँ ज़्यादा दिखेंगी और राज्यसभा के पास शक्तियाँ कम होंगी। तो इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे धन विधेयक का मामला है, मनी बिल है ना, बड़ा जाना पहचाना केस आपको दिखेगा। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे मनी बिल, है ना, मनी बिल के मामले में, ठीक है, मनी बिल के मामले में। तो मनी बिल का जो मामला है उसमें आपको बताया जा चुका है कि जैसे संसद है ना, और संसद के ये दो सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर आपको लोकसभा ज़्यादा पावरफुल दिखेगी, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल क्या, पावरफुल ही है वो पूरी। तो मनी बिल है ना हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा, है ना, पूरी दुनिया उलट जाए लेकिन ये नहीं उल्टेगा, ठीक है। तो लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में ये नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और अगर लोकसभा ने पास कर दिया, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा की औकात नहीं है कि वो उसे रोक ले, ठीक है। तो यहाँ से अगर पास हुआ, ठीक है, तो राज्यसभा इसे नहीं रोक सकती, ठीक, और रोक सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक, 14 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15वें दिन उसे पास मान लिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये राज्यसभा उसमें मनी बिल में केवल सिफारिश कर सकती है, ठीक है। तो इसको सिफारिश करने का राइट है, केवल सिफारिश कर सकती है, ठीक है। ये सिफारिश कर सकती है कि इसमें थोड़ा बदलाव कर लीजिए, लेकिन इस सिफारिश को लोकसभा मानेगी कि नहीं मानेगी ये लोकसभा का अपना विवेक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर मनी बिल है उस केस में लोकसभा राज्यसभा से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग अगले केस को यहाँ पर उठाते हैं। क्लियर। अब दूसरा केस हम लोग यहाँ पर उठाएंगे, फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर फर्स्ट, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक कैटेगरी फर्स्ट के मामले में, तो इस मामले में जो वित्त विधेयक कैटेगरी फर्स्ट होती है वो केवल दो मामलों में वो धन विधेयक से समानता रखता है और बाकी वो एक सिंपल बिल की तरह ही होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जैसे जो वित्त विधेयक नंबर फर्स्ट होता है वो संसद के लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में उसको प्रथमता नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ लाया जाएगा, ये भी हमेशा यहीं लाया जाएगा, ये राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा में इसको ला तो नहीं सकते, लेकिन राज्यसभा के पास पावर होती है। कैसे, देखो, अगर इस विधेयक को लोकसभा में लाया गया है तो कुछ मनी बिल जैसी समानता है, क्योंकि मनी बिल को भी लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन मनी बिल के मामले में राज्यसभा को पावर बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोकसभा में आया और लोकसभा से हुआ पास, ठीक है, यहाँ से मान लो हो गया पास, ठीक है, फिर जाएगा राज्यसभा के पास। अब जैसे ही यहाँ से पास हुआ, मतलब इसको लाने के बाद की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको सबसे पहले लोकसभा में लाएंगे, ये धन विधेयक से समानता रख रहा है, सबसे पहले कहाँ लाएंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं लाएंगे। तो इतनी समानता हो गई इसकी मनी बिल से। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ गया, इसके बाद की जो प्रक्रिया है
वो सिंपल बिल जैसी होगी। तो अब ये बन जाएगा, इसके बाद आगे ये क्या बन जाएगा, इसके बाद बन जाएगा ये साधारण विधेयक। अब ये बन जाएगा सिंपल बिल, और जब ये सिंपल बिल बन जाएगा तो राज्यसभा इसे रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा इसको पारित करने से मना कर सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ ज्वाइंट सिटिंग तो बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर वित्त विधेयक का केस, जो वित्त विधेयक फर्स्ट है वो लोकसभा में पहले लाया जाता है, तो इस मामले में लोकसभा राज्यसभा से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा रखती है। ठीक है, तो ये हो गया वित्त विधेयक का केस। ठीक है, बाकी दोनों को पारित करने की पावर बराबर है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, अगला केस हम लोग देखते हैं फटाफट। अगला केस यहाँ पर जैसे धन विधेयक के निर्णय की अगर बात है ना, मनी बिल के निर्णय का मामला, मनी बिल पर डिसीजन, पर निर्णय। तो मनी बिल पर निर्णय कौन करता है, मतलब कोई बिल मनी बिल है ना, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है, तो इस पर निर्णय है ना, मनी बिल पर निर्णय किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का यानी स्पीकर का। तो लोकसभा स्पीकर का डिसीजन अंतिम होता है और इसके डिसीजन को चुनौती भी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो और स्पीकर कहाँ का होता है, लोकसभा का। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, इस पर राइट किसका है, स्पेशली लोकसभा का है, क्योंकि लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वही डिसीजन देता है। तो इस मामले में भी लोकसभा के पास शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, और कोई केस उठा लेते हैं जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब जैसे बात करें ज्वाइंट सिटिंग के मामले में, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ज्वाइंट सिटिंग के मामले में अगर हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त बैठक, मतलब लोकसभा राज्यसभा की दोनों की बैठक एक साथ जब बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक के मामले में। ठीक है, तो संयुक्त बैठक के मामले में जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उसमें हमेशा लोकसभा की ही विजय होती है। क्यों, देखो एक साथ अच्छा ज्वाइंट सिटिंग कब कब बुलाई जाती है, हम आपको बहुत पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, जिसने ना देखा हो देख जरूर ले, तभी बात बनेगी। तो यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाएगी यानी लोकसभा और राज्यसभा। मान लो किसी बिल पर हो गया डिस्प्यूट, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, दोनों को एक साथ बुला लिया, बोले आओ एक साथ बैठो दोनों। ठीक है, बिल को बचाना है। तो जब दोनों एक साथ आएंगी ज्वाइंट सिटिंग, तो इसमें क्या होगा, इसमें लोकसभा के होते हैं 543 मेंबर, यहाँ कितने होते हैं 245, ये है ना। और अगर मान लो, हमेशा मान लेते हैं कि सारे उपस्थित हैं, सारे उपस्थित हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको, ज़्यादा दिख रहे हैं लोकसभा में। ठीक है, और दोनों का ज्वाइंट सिटिंग बुलाकर किसी बिल पर मतदान करा दिया गया। ठीक है, इन दोनों का ज्वाइंट सिटिंग बुलाकर क्या करवाया गया, बिल पर मतदान कराया गया, बिल पर मतदान कराया गया। ठीक है, अब आप बताओ जिसकी संख्या ज़्यादा है ना, उसी को तो विजय होगी। तो अगर लोकसभा किसी बिल को पास करना चाह रहा है और राज्यसभा पास करना नहीं चाह रही है, ठीक है, तो अलग अलग अगर पास करने की बात हो तो ये जीत जाएगी राज्यसभा। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग बुला दी गई, अब ज्वाइंट सिटिंग में सारे मिला के मतदान करेंगे, तो सारे मिला के मतदान करेंगे तो ज़्यादा संख्या किसकी है, लोकसभा की, तो विजय किसकी होगी, लोकसभा की। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने पर हमेशा जीत लोकसभा की होती है, हमेशा जीत किसकी होती है, लोकसभा की। तो ज्वाइंट सिटिंग के मामले में हमेशा लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली रहती है। ठीक है, तो ये मामला हो गया। और
ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, अगर इसको हम देखें तो इस मामले में भी लोकसभा डोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग के मामले में कौन अध्यक्षता करता है, लोकसभा का स्पीकर। ओके, लोकसभा का स्पीकर यहाँ पर अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, और देखिए और कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो जैसे अगर हम लोग बजट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको लोकसभा ज़्यादा डोमिनेंट दिखेगी। तो बजट के मामले पर, ठीक है, तो बजट के बजट प्रक्रिया है ना, बजट प्रक्रिया के दौरान, तो बजट जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। प्रक्रिया क्या होती है, 6 चरणों से बजट गुजरता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अनुदान मांग होती है ना, अनुदान मांगे, डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है, तो अनुदान मांगे पर मतदान कौन करता है, अनुदान मांगों पर मतदान का विशेषाधिकार केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। ठीक है, तो बजट के केस में जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं उस पर मतदान कौन करता है, केवल लोकसभा करती है, राज्यसभा नहीं करती है। इसलिए इस मामले में भी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें अगले केस की, तो अगला केस यहाँ पर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो होगा राष्ट्रपति, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसके समाप्ति करने के मामले में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने के मामले में, वापस लेने के मामले में। ठीक है, तो जब हमने आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि अगर लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पास कर देती है तो राष्ट्रपति के ना चाहते हुए भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेना पड़ता है। यहाँ पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना जो मैंने बोला। ठीक है, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ओके, चलो, तो ये हो गया भाई। ठीक है, अब हम लोग एक केस और यहाँ पर लेंगे जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, जब ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना, अभी तक संसद में हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, बट इसको जब क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए आएगा तो सारे पॉइंट हमें बताने पड़ेंगे। अगर एक भी पॉइंट धोखे से छूट गया तो आपके नंबर वहीं पे कट जाएंगे। इसलिए नोट्स में सारी बातें एक जगह लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अरे ये तो हमें आता है, ये वो, ठीक है देख लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाएंगे मेंस वाला तो उसमें इनको 10 बातों में 4 बातें याद रहेंगी, 6 बातें दिमाग से निकल जाएंगी। लेकिन अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया है सिस्टमेटिक, ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बाहर निकलिए, नोट्स को प्रिपेयर करिए, 4 बार नोट्स को आप देख लेंगे, एग्जाम में सारे के सारे पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। मेंस में पॉइंट का अभाव हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हम थोड़ा बहुत याद आया वो लिख दिया, बाकी छूट गया तो नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी बोला, बड़े मतलब लाख टके का पॉइंट है ये। ठीक है,
इसको आप नोट करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के मामले में, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के मामले में, अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना, मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कहाँ लाया जाएगा? ये पेश किया जाएगा, पेश किया जाता है कहाँ? लोकसभा में। किसके द्वारा? जो अपोजिशन होता है, जो विपक्ष होता है, उसके द्वारा लाया जाता है और लोकसभा में पास किया जाता है और पेश किया जाता है। और लोकसभा अगर इसे पास कर दिया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो सरकार को इस्तीफा अगर दिलवाना है तो राज्यसभा उसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगी। कौन निभाएगा? सिर्फ राज्यसभा, सॉरी लोकसभा। तो इस केस में भी आपको लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल दिख रही होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि राज्यसभा सरकार की नीतियों और कार्यों पर चर्चा कर सकती है और उसकी आलोचना कर सकती है, लेकिन उससे कोई खास फर्क सरकार पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि वो कौन कौन सी भारतीय संविधान में सिचुएशन है जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल दिखती है। अब हम लोग बात करेंगे इस कंडीशन की जहाँ पर राज्यसभा लोकसभा से कई बार ज़्यादा पावरफुल दिखेगी, ठीक है। तो जब हम बात इस केस की करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल याद करने हैं। 3 आर्टिकल यहाँ पर आपको लिख देने हैं। तो इस केस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए इधर वाले को हम हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 आर्टिकल आप रट लो सोते जागते। आर्टिकल 67, ठीक है, फिर आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 यानी 312। ये 3 आर्टिकल यहाँ पर आपको बताने होते हैं इसमें, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 249 की। इसको हम आपको एक बार नहीं बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। क्या इसमें बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि ये संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। मैं पूरी लैंग्वेज यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि राज्यसभा अपनी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह सिद्ध कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का है, तो राज्य सूची के उस विषय पर, तो राज्य सूची के उस विषय पर संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी, ठीक है। ये है, तो ये पावर राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा के पास पावर नहीं। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का राइट
राज्य की विधायिका को होता है, केंद्र की विधायिका अर्थात पार्लियामेंट को नहीं होता है। लेकिन अगर राज्यसभा ऐसा प्रूव कर दे, ठीक है, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो अब राज्य की विधायिका उस पर लॉ नहीं बनाएगी, अब संसद उस पर लॉ बनाएगी। तो ये संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का राइट कौन दिलवा सकता है? राज्यसभा दिलवा सकती है। तो ये राज्यसभा का विशेष पावर है, लोकसभा के पास यहाँ पावर नहीं। तो इस मामले में राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल दिखती है। अब आर्टिकल 312, ठीक है, आर्टिकल 312 में भी ये राज्यसभा की विशेष पावर दी है। ये इसमें लिखा है, ध्यान से समझना, यदि राज्यसभा, यही लैंग्वेज यहाँ पर भी है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले, प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वालों में जब ये लैंग्वेज होती है तो इसमें उपस्थित सदस्यों को देखा जाता है, ठीक है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये सिद्ध कर दे कि यदि केंद्र और राज्य के लिए कंबाइंड रूप से ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन यदि संसद करे तो वो राष्ट्रहित में ज़्यादा अच्छा होगा। तो संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए ज्वाइंट ऑल इंडिया सर्विसेज के निर्माण का राइट मिल जाता है। तो राज्यसभा ही इसको अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का राइट देती है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन है? IAS, है ना, IPS और IFS, ठीक है। ये इसके अलावा अगर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है तो आर्टिकल 312 के तहत पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, लेकिन संसद को ये राइट कौन दिलाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन नहीं करती है, राज्यसभा तो संसद को ये राइट प्रदान करती है। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर भी राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 67 की। तो आर्टिकल 67 जो है उसमें उपराष्ट्रपति के हटाए जाने का जो प्रावधान है वो दिया है, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति ये किसके पास है? राज्यसभा के पास। इसमें राज्यसभा को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में नहीं लाया जाता है, वो राज्यसभा में लाया जाता है। तो इस मामले में हाँ इतना ज़रूर है कि राज्यसभा में लाया जरूर जाता है, लेकिन अकेले राज्यसभा नहीं हटा सकती है, लोकसभा का अनुमोदन ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर? अब देखो एक केस और है जहां पर राज्यसभा लोकसभा के ऊपर डोमिनेंट होती है। एक केस और है, ठीक है। वो केस ये है कि जब आपातकाल लगा हो, है ना, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी हो, ठीक है, कोई भी आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, राष्ट्रपति शासन हो सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, कोई भी आपातकाल यानी, ठीक है। तो आपातकाल की उद्घोषणा हुई, तब लोकसभा जिंदा थी, लेकिन उद्घोषणा के बाद लोकसभा का विघटन हो गया, या लोकसभा नहीं भी थी तो भी उद्घोषणा हो गई इसकी इमरजेंसी की। इसका कहने का मतलब ये है कि आपातकाल की उद्घोषणा हुई और लोकसभा इसका अनुमोदन नहीं कर पाई, बिना अनुमोदन किए लोकसभा विघटित हो जाती है, ठीक है। तो आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है और लोकसभा, राज्यसभा नहीं है ना, लोकसभा का विघटन हो जाता है। हो सकता है धोखे से मैं राज्यसभा बोल गया हूँ, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर उद्घोषणा है तो 1 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन लेना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल है तो 2 महीने के भीतर अनुमोदन, है ना। वित्तीय आपातकाल है तो भी 2 महीने के भीतर किसका अनुमोदन चाहिए? संसद का अनुमोदन, संसद का सहमति, रेटिफिकेशन, अनुमोदन
आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। संसद का मतलब दोनों सदन, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया, ये तो है ही नहीं अनुमोदन करने से पहले, तो होगा क्या, फिर राज्यसभा ही उसका अनुमोदन कर देगी, फिर लोकसभा की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब विघटन हो जाएगा, मान लो इसका विघटन हो गया, तो फिर राज्यसभा अकेले ही अनुमोदन कर देती है, अनुमोदन कर देती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर लोकसभा की फिर ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर भी राज्यसभा के पास पावर थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब दोबारा लोकसभा का गठन होगा तो फिर लोकसभा उसे अनुमोदन देगी। तो इस मामले में भी यहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल दिखेगी। ठीक, तो अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ जो लोकसभा है या राज्यसभा है, ठीक है, तो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राज्यसभा की स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं है। ब्रिटेन में जो अपर हाउस होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड, वो भारत के राज्यसभा से ज़्यादा कमज़ोर होता है। हाँ, लेकिन हमारी यहाँ राज्यसभा उतनी भी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी कि अमेरिका की अपर हाउस यानी सीनेट। ठीक है, तो बीच बीच में है। तो हमारी राज्यसभा ब्रिटेन से अगर तुलना करें तो उससे स्ट्रांग है, और अमेरिका से तुलना करें तो उससे कमज़ोर है, तो बीच में है। कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हाँ, राज्यसभा की अगर हम लोग महत्ता की बात करें तो राज्यसभा का अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को हम लोग आज शायद ना कवर करें, क्योंकि उपयोगिता क्या है इसकी, वो हमारा चूँकि टाइम कंप्लीट हो गया है, शायद 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। तो अब हम इसे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक।